सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। चले नाजरीन, इंतखाबात भी हो गए, इंतखाबात के बाद इल्ज़ामात भी हो गए, इल्ज़ामात के बाद लड़ाई झगड़े भी हो गए, फसाद भी हो गए, यानी कि ज़बानी कलामी, जाहिर सी बात है एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो गई, कभी रूठे कभी मनाए, और बहरहाल पार्लियामेंट हाउस में पहुंचकर एक दूसरे के पुराने हरीफ जो कि फिर पीडीएम में एक साथ चले, इलेक्शन में अलहदा हो गए, एक दूसरे पे सख्त तनकीद की। तनकीद करने के बाद ये बयान दिया कि जी तनकीद तो इलेक्शन में जाहिर सी बात है करनी ही होती है, तो इसका मतलब है वो तनकीद सिर्फ तनकीद बराए तनकीद थी, इलेक्शन जीतने के लिए उसमें कोई खास संजीदगी नहीं थी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज रह गई हैं, और या शायद तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज रह गई हैं, लेकिन दो तो एक साथ जुड़ हुई हैं। वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर मुल्क के सदर मुंतखब हो गए भारी अक्सरियत से। महमूद खान अचकजई साहब उनके मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ रहे थे और उनको आई थिंक 184 वोट्स पड़े हैं। उसके बाद उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी। तो चलें जी, पंजाब में मरियम नवाज साहिबा पहली दफ़ा एक खातून चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद देखने में ये आ रहा है कि जाहिर सी बात है उन्होंने अपने काबीना का हल्फ भी ले लिया, काबीना की तश्कील भी कर दी और बहुत बहुत अहम फैसले कर रही हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब पीडीएम की हुकूमत के बाद 1 साल के बाद दोबारा मुल्क के वजीर आजम बन गए। अब कितने सालों के लिए ये तो जाहिर सी बात है हम नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि हुकूमत 5 साल तक चलेगी। अब इत्तेहादी अगर इतने ज्यादा हों और 1 साल के बाद जब पीडीएम को ये था कि हम इलेक्शंस में जाएंगे, तो उसके मुकाबले में ये 5 साल, अभी तो क्योंकि इसको कहते हैं ना हनीमून पीरियड, अभी तो मतलब है अभी तो बड़ी हंसी खुशी, वैसे ये शादी जबरदस्ती की है नो डाउट, लेकिन मतलब इसमें बड़े संजीदा पेचीदा मसाइल थे दोनों के ससुरालों की तरफ से। लेकिन बहरहाल बीच बचाव करने वाले या जिन्होंने ये एक अरेंज मैरिज जबरदस्ती की करवाई है, उन्होंने अब हुकूमत को आगे भी चलाना है, क्योंकि बकौल अचकजई साहब के बहुत सारे मसाइल है। अच्छा, अवाम भी 1990 की अवाम नहीं रही जिसके पास फोन नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, कोई उनका क्या नाम है, कोई शऊर नहीं है। 2.5 करोड़ 3.5 से 4 करोड़ अवाम जो है वो यूथ में तब्दील हो चुकी है, और वो यूथ है जिसने अब वोट डाला, तो 5 साल बाद वो मजीद कितनी पायदार हो चुकी होगी, इसके बारे में भी सोचना होगा। सबसे संजीदा मसाइल पाकिस्तान के, सबसे पहला मसला पाकिस्तान की मईशत का। पाकिस्तान की मईशत, चले खुशियां मना ले, अपने अपने हल्फ ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटोकॉल वगैरह लेके सब सजा वजा के, उसके बाद जो प्रायोरिटी है आपकी वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है, बढ़ती हुई महंगाई को। और आवाम की तो बहुत सारी तवक्कुआतें हर दफ़ा होती हैं, पिछले साल भी थी, 5 साल पहले भी थी, 10 साल 20 साल 25 साल, वो तो बेचारी सिर्फ ख्वाहिशात पर ही चल रही है। अब देखना यह है कि अवाम ने जो आपको ये भारी मैंडेट दिया है, बकौल आपके जो ये भारी मैंडेट दिया है, इसको आप कितनी संजीदगी से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब आपके पास यही मौका है। इस बड़े पैमाने पे दोबारा क्या क्वेश्चन मार्क है, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अफवाज पाकिस्तान ने बेहतरीन इलेक्शंस कराए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या कराया ये सब जानते हैं। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसके सरबरा अंदर है, वो ये कह रहे हैं कि धांधली हुई और सब मैंडेट चोरी का है। तो जब चोरी के मैंडेट पे एक हुकूमत बनाई जाएगी बकौल ऑपोजिशन पार्टी के, जो कि जाहिर सी बात है गलत है, और इतनी मेजॉरिटी उनको भी नहीं मिली जितनी उन्होंने छलांगे लगाई, लेकिन कुछ तो काला है दाल में। बात करेंगे, हमारे साथ साहिबजादा हामिद साहब हैं, चेयरमैन है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। तहरीक इंसाफ हो चुकी है, इनको अपनी जो रिजर्व सीट्स थी वो नहीं मिली। अब ये तो जायज़ सवाल है भाई कि क्यों नहीं मिली, और फिर क्या तहरीक इंसाफ में इतनी अकल नहीं थी कि वो टाइमलाइन की पाबंदी कर सकते हैं? उनको नहीं पता कि इलेक्शंस हुए। तो एक तरफ आप मैंडेट चोरी होने का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ आप इलेक्शन कमीशन में टाइम पर नहीं गए, और क्यों नहीं गए जायज़ सवाल बनता है। राना एहसान अफजल साहब हैं, वो हमें थोड़ी देर बाद जोड़ेंगे। PMLN के ऊपर भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि सदर तो एक आईनी होता है, जब 5 साल हुकूमत गुजर जाएगी तो उसके बाद जवाब PMLN देगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बड़ी रिजर्वेशन के साथ शामिल हुई है, और उन्होंने ये कहा कि संजीदगी से अगर हमारी बात ना सुनी तो हम अलग भी हो सकते हैं। अभी ये पहला दिन है। उसके साथ साथ ज़मीर हैदर साहब तज्जिया देंगे कि आने वाले दिनों में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पाकिस्तान को भी बचाना है,
मसाइल भी हल करने हैं और अपनी साख और अपनी सियासी वजूद को भी बचाना है। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? सबसे पहले साहिबजादा हामिद रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। साजिद अहमद साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं साहिबजादा हामिद साहब आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आप लोगों को रिजर्व सीट्स इसलिए नहीं दी क्योंकि आप देर से गए वहां। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जस्मीन बीबी। देखें, इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, जो मर्जी कह दे। अभी तो हम तो इस बात पर इलेक्शन कमीशन के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने ये नहीं कह दिया कि हम पाकिस्तानी नेशनल नहीं है और हमने इलेक्शन भी गलत कंटेस्ट किया है। देखिए, अंधेर नगरी है, चौपट राज है, जो उनका दिल करेगा वो करते रहे, हम क्या कह सकते हैं। मैं एक टेक्निकली एक सवाल का जवाब दे देता हूँ कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदत मुस्लिमीन गुज़श्ता 7 साल से अलायंस में थे और इलेक्शन से पहले हमने फैसला किया कि हम अलायंस में ही जाएंगे और बल्ले के निशान पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। उसके हवाला से हमने रिजर्व सीटों की एक लिस्ट जमा करवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिसमें MWM की खवातीन भी थी और SIC की खवातीन भी थी। अच्छा, जो टाइमलाइन थी उसे हमने मैच किया, तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की। उस टाइमलाइन के गुजरने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले के निशान को उड़ा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बहाल रखा। अब आप ये मुझे बताएं कि या तो ये निशान उस टाइमलाइन से पहले उड़ाते तो हम उसका को ऑल्टरनेट कर पाते, हम SIC की तरफ से लिस्ट जमा करवा देते या MWM की तरफ से करवा देते। जब टाइमलाइन हमें दी गई थी, उस टाइमलाइन से पहले जब हमने लिस्ट जमा करवाई और हमारा निशान उस वक्त तक मौजूद था, तो अब आप टेक्निकली पूछ लें, किसी भी कानूनदान से पूछ लें या किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछ लें, ये कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। ठीक है कि जब हमने एक टाइमलाइन को मैच किया और उसके बाद बल्ले का निशान उड़ाया गया, तो फिर अब इसके अंदर हमारा कसूर कहाँ से साबित होता है? ठीक है, लेकिन मैं किस कानूनदान से पूछूं? यहाँ तो सारे माहिर कानूनदान बेचारे अपनी जमानतें कराते फिर रहे हैं और उनको तो खुद अपने जान के लाले पड़े हुए। लेकिन बहरहाल इस हुकूमत पर भी तज्जिया करेंगे, लेकिन मैंने आपका टेक्निकली तौर पर यह जवाब ले लिया है। अब ये हमें ये कहा जा रहा है कि जी आप लोगों ने देर की, आपने टेक्निकल बुनियादों पर सही जवाब दिया। वो कह रहे हैं जी हम टेक्निकल बुनियादों पर ठीक है, 2 के 26 दिन के डिले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करते हुए अपनी लिस्टें जारी की कि कौन कौन जीत चुका है, कौन नहीं जीत चुका और फिर रिजल्ट्स के साथ क्या हुआ। तो चले छोड़ दे, सारी पार्टीज को गिलाए। पीपल्स पार्टी का हक मारा गया। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो कह रहे हैं रोडों पर एहतजाज करेंगे, वो तो जाना, उन्होंने सदर पाकिस्तान के वोट में हिस्सा भी नहीं लिया। आज धामरा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। धामरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। चले, मुबारक हो आपका, पीपल्स पार्टी को आईनी ओहदा मिल गया। ये आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी बात होगी। जाहिर सी बात है, पार्टी को दोबारा से एक उम्मीद की किरण भी मिली है, एक बहुत अरसे बाद दोबारा एक ऐसा रोल भी मिला है जो फिर बीबी की शहादत के बाद एक प्रोसेस से आप तकरीबन आउट रहे, इलेक्शन से नहीं, मतलब हुकूमत से, और फिर PDM का हिस्सा रहे, लेकिन अब आप वजारतें नहीं ले रहे। तो मतलब है अब क्या कोलैटरली हर किस्म के फैसले का बोझ पीपल्स पार्टी उठाने को तैयार है या नहीं? फैसले सिर्फ PMLN के ही होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जस्मीन, अभी जैसा कि आपने मखसूस नशस्तों के हवाले से मेरे मोहतरम हैं साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने एक जवाब दिया टेक्निकली बुनियाद पर। उन्होंने फरमाया कि 3 पार्टी का गुज़श्ता 7 साल से एक इत्तेहाद। मैं भी टेक्निकल बात करना चाह रहा हूँ और डजन मैटर के जो अदालतों में गए हैं वो सीटें अगर इनको मिलती हैं तो हमें उससे कोई इशू नहीं है कि बेशक उनको सीटें मिलें, जहाँ जहाँ ये साबित करें कि उनके साथ ज्यादती हुई है जनरल इलेक्शन में या मखसूस नशस्तों में, तो वो उनको उन इदारों से अगर रिलीफ मिलता है, 1 नहीं 10 नहीं 50 नहीं 100 नशस्तें भी पाकिस्तान में अगर नेशनल असम्बली की मिलती हैं थ्रू प्रोसेस के, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, आते हैं इस बात में कि इन्होंने वहदतुल मुस्लिमीन का नाम लिया जी, एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो साहबजादा साहब की अपनी है, एक PTI की। चलो ये कह रहे हैं कि फॉर्म भरने के प्रोसेस के बाद बल्ला जो है वो वापस चला गया। अब 2 इत्तेहादी पार्टियां बाकी रहीं। अब जहां तक साहबजादा साहब खुद हैं वो भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन पे लड़े, बाकी एक पार्टी ऐसी है जिसकी एक निशस्ती थी जो इनकी 7 साल से इत्तेहादी है। अच्छा, इलेक्शन जीतने के बाद 5 दिन ऑप्शन होता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कि वो किसी भी पार्टी में शामिल हो जाएं। तब तो पता था ना, तब तो पता था ना कि हम वो पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं जिनके सरबराह खुद इंडिपेंडेंट लड़े हैं जी, अपने पार्टी के निशान पे नहीं लड़े।
तो ऑप्शन उनके पास दूसरा भी था, जो अपने निशान पर एक निशस्त लड़ चुकी है, वो उनकी इत्यादी थी। अगर वो जाते तो शायद आज ये टेक्निकल इशू का सामना नहीं करना पड़ रहा था। मैं अगेन कह रहा हूं कि मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज धामरा साहब, बात नहीं, धामरा साहब आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मौकिफ आपका बिल्कुल ठीक है। मैं इनको यही तो कह रही थी कि 5 दिन की ताखीर के, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज रहे ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दूसरा ऑप्शन तो था ना, दूसरा ऑप्शन था, बिल्कुल था, बिल्कुल था, जो एक अकेली सीट थी मगर वो अपने निशान पे थी। तो ये तो जहां तक बात हुई, उसके बावजूद पीटीआई को ये राइट है कि वो, एक तो उनके तब्दीली हुई है पॉलिसी में कि वो अब पार्लियामेंट में मौजूद है। जो हम शुरू से कहते थे कि भाई हुकूमत गई, पार्लियामेंट मौजूद है, आप पार्लियामेंट का हिस्सा रहे और पीडीएम की हुकूमत को क्रिटिसाइज करते रहे इन द असेंबली, मगर वो नहीं हुआ। चलो अभी ये खुश आइंदा बात है। दूसरी, ये अपने मुखालफिन से हाथ मिलाना शुरू किया है इन्होंने। मौलाना फजल रहमान साहब से भी मिले हैं, और ये आज उनका जो कैंडिडेट था काबिल एहतराम अचक साहब थे, वो इनके कैंडिडेट रहे, और उन्होंने हारने के बाद क्या स्टेटमेंट दी है, उन्होंने आज की इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल नहीं कहा, उसको वेलकम कहा है। वरना पीटीआई के हारे हुए कैंडिडेट और इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे, तो ये तो थोड़ी बहुत तब्दीलियां हैं, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात डायलॉग की तरफ जाएंगे। जहां तक आपने कहा कि बोझ उठाने वाली बात है, तो देखें पीपुल्स पार्टी ने एक कैंपेन की थी। हमने कहा कि वजीर आजम बिलावल भुट्टो के स्लोगन पे नारे लगाए, हमें थ्रेट्स थे, हम बलूचिस्तान में गए, हम केपी में गए, हम पंजाब में गए, सिंध में इलेक्शन कैंपेन की। 6 कारकुन हमारे शहीद हैं इस इलेक्शन में। बावजूद इस बात के, जब हमने नंबर्स नहीं थे तो हमने जिद नहीं की। बिलावल भुट्टो साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं है। वोट देना उनको इसलिए है कि पार्लियामेंट के बाद हमें सिस्टम भी चलाना है, ठीक है, इसलिए हमने वोट दिया। और अगर हम इक्तदार वजारतों के भूखे होते तो हम डिमांड करते कि ये वजारतें हमें चाहिए, हमने नहीं ली, आईनी पोजीशन ली है। और हम कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जिस तरह 8वीं तरमीम खत्म की, जिस तरह मैं बिल्कुल आजिज धामरा साहब, ये तो सब कुछ उनके क्रेडिट पे ऑलरेडी है ना, इसको तो आप अलग कर दें। मतलब ये तो सारी चीजें हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी हैं, एंड दे आर गुड पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बेहतरीन कैंपेन थी, नो डाउट कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन का था उसके अंदर एक नया, उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि वो एक जोश भर दिया, और उन्होंने केपी से लेके सिंध तक कोई जगह नहीं छोड़ी, नो डाउट अबाउट इट। मेरा सवाल तो ये था ही नहीं। मैं ये कह रही हूं कि क्या बोझ सिर्फ पीएमएल उठाएगी या पलड़े बराबर होंगे? मैं उसी के जवाब की तरफ आ रहा था, आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा था उसकी तरफ आना चाह रहा था मैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब नंबर्स हमारे पूरे नहीं थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे पास क्या ऑप्शन थे? 2 ऑप्शन थे। या तो हम वही के धरना दे के बैठ जाते कि जी हमारे साथ रैंकिंग हुई है, हमारे साथ इतने वोटों की तादाद बढ़ रही थी, पंजाब में वो कम हो गई है, या हमारे पास ऑप्शन था कि इस सिस्टम को चलाएं, कि हम वोट दें। हम वजारतें भी नहीं ले रहे हैं ना, हम वजारतें नहीं ले रहे हैं। मसला बोझ का नहीं है, मसला ये है कि एक पार्टी को हम फेयर एंड फ्री एक ग्राउंड देना चाहते हैं कि वो अपनी पॉलिसी अपने काबीना के थ्रू पूरी करे। उसमें हम कोई रुकावट डालना नहीं चाहते कि इनके वज़रा काम नहीं करना चाहते, इनके वज़रा ये करना चाहते हैं। आईनी पोजीशन की बात की है। एक सूबे में हमारी हुकूमत बनी है, एक सूबे में, दूसरे में भी बनी है, बाकी सूबों में। लेकिन आपने मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं, आजिज धामरा साहब आपने मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। लेकिन आपकी इतनी सारी बातों से मैंने ये अख्तस कर लिया है जो मेरे पास जवाब था वो मैंने दिया। नहीं, मतलब बड़ा आपने गोलमोल करके, बड़ा खूबसूरत करके, फूलों के साथ, हारों के साथ सजा वजा के उसको मेरे पास गुलदस्ते को पेश कर दिया। गुलदस्ते में से मैंने एक फूल निकाल लिया कि सारा बोझ पीएमएल ने उठाने की आपके पास सिर्फ आईनी होते रहेंगे। मैं समझ गई हूँ। मैं ज़मीर हैदर साहब से थोड़ा सा तज्जिया लूंगी, उसके बाद साजिद अहमद साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के क्या इस वक्त मसाइल हैं, वो कुछ नाराज नजर आए, और मुझे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की भी कुछ बॉडी लैंग्वेज सही नहीं नजर आई, और स्पीकर से पहले भी वो 2 दफ़ा नाराज होकर चले गए थे। तो ये तो अभी आगाज है, मतलब ये अभी मंगनी हुई, शादी हुई, अभी तो मैंने जैसे कहा ना कि पॉलिटिकल हनीमून का पीरियड चल रहा है। ज़मीर हैदर साहब, प्लीज इन अ नटशेल, हाउ डू यू सी थिंग्स इमर्जिंग? मैं आपके पास आती हूँ साजिद अहमद साहब, थोड़ा सा तज्जिया ले लूँ। ज़मीर हैदर इज बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ज़मीर हैदर साहब, व्हाट एग्जैक्टली डू यू फोरसी? बस इतना सा सवाल है, छोटा सा। बहुत शुक्रिया जैस्मीन। एक तो मैं ये देख रहा हूं कि सब मिलकर जोर लगाएंगे कि ये हुकूमत चले, ठीक, किसी भी तरह ये जो है शादी निभाई जाए।
इसको चाहे वो नाराज़गियाँ हों, कभी कोई पंजाबी में कहते हैं कि वो कभी रुस के पेके भी जाएगी, लेकिन उसको फिर मना के लाया जाएगा और फिर बिठाया जाएगा और इनको इसी तरह चलाया जाएगा। MQM की आदत है हमेशा से, जब से मैं देख रहा हूँ, जब भी ये किसी के साथ आके बैठते हैं तो ये नाराज़ भी होते हैं, फिर मान भी जाते हैं। हुकूमत से बाहर नहीं होते, ये हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, ये आप एक रखिएगा। लेकिन आज के इंतखाबात हो गए, सदर आसिफ अली जरदारी दोबारा पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए, लेकिन मुझे एक शख्स याद आ रहा है और वो है मौलाना फजलुर रहमान, जो जाती उम्रा से एश्योरेंस लेके आया था कि सदर वो होंगे जी। अगर आपको याद हो, बिल्कुल याद है सर। तो मुझे आज वो याद आ रहे हैं कि उनके साथ आप देखते हैं कि उनको जरदारी साहब अपना कैसे चार्म प्ले करेंगे और उनकी नाराजगियां भी खत्म करेंगे, क्योंकि जरदारी साहब से तो ऐसा सच इतना मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज नहीं थे जितने वो जाती उम्रा के लीडर्स के से नाराज थे। अब सबसे बड़े चैलेंजेस तो आपको मालूम है कि इकोनॉमी सबसे बड़ा चैलेंज है। अब रमज़ान आ गया और माशाल्लाह हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान शायद उनको ये ज़रूरी समझते हैं कि जी रमज़ान में वो उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करनी है और कीमतें भी बढ़ानी हैं, तो ये मुसलमान हैं। लेकिन ये चैलेंजेस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुक्मरान जो हैं वो उनको ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि आवाम इस वक्त क्या उसके साथ गुजर रही है। अभी सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ वायरल हुई है कि कराची में किसी खानदान ने खुद सोजी की है और बच्चों को भी आग लगाई और अपने आप को भी आग लगाई। तो ये इतनी कोई आसान सूरत हाल नहीं है। महंगाई जो है वो लोगों की कमर तोड़ रही है और अब तो लोग शायद, और इसी की वजह से जास्मीन मंजूर जो सबसे ज़्यादा आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो सकती है वो इसी वजह से हो सकती है कि अगर किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे और उसकी कुव्वत ख़रीद जो है वो इतनी गिर जाएगी कि वो एक रोटी नहीं खरीद सकेगा, तो वो फिर गिरेबान पकड़ेगा। बेशक। तो ये जो है ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ साथ फिर यकीनन मैक्रो लेवल पे तो आप सबको मालूम है, अखबारात बड़े होते हैं कि जी इतने अरब रुपए जो चाहिए अगले 3 महीने में, 4 महीनों में, जून तक इतना जो है डॉलर डेट रिटायर करना है और अगले 1 साल के लिए इतना पैसा चाहिए, वो मैक्रो लेवल है। लेकिन आप जब तक अपने एक आम आदमी की मुश्किलात दूर नहीं कर पाएंगे, अब मैं भूल जाएं कि आपको ऑपोजिशन कितना तंग करेगी, किस तरह नहीं, अब आपके पास 2/3 है, आप जो चाहें कर सकते हैं। अब देखना यह है कि अवाम की भलाई के लिए आप क्या करेंगे। दिस इज द चैलेंज। ठीक, साजिद अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। क्या मामलात हैं, मतलब खुश हैं आप, सब सेट है? आप लोगों को सुनने में ये आ रहा है कि सिर्फ आपके जो आईनी मुतालबात हैं उसमें रुकावट सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ से है, PMLN करना चाहती है, इलेक्शन से पहले भी आपके इत्तेहादी थे, लेकिन अभी भी आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, एक तो अच्छा है कि पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो गया, सदर बन गए, वज़ीर आज़म बन गए, 4 सूबों के वज़ीर आला बन गए, ठीक है ना, कैबिनेट वगैरह भी बन जाएगी ना 2-4 दिन के अंदर। ठीक। और ट्रैक पर गाड़ी चढ़ चुकी है पाकिस्तान की, ठीक है ना, जमहूरियत के हवाले से। अच्छा, रह गई बात कि MQM कोई नाराजगी, MQM हुकूमत में क्यों जाती है, नाराज क्यों होती है, जिस तरह मेरे भाई बोल रहे थे। तो MQM की जितनी नाराजगी होती है कराची, हैदराबाद और कराची के मसाइल, हैदराबाद के मसाइल, पब्लिक के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के मसाइल, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और डेवलपमेंट के मामला, हमेशा MQM ने ये मुतालबात रखे हैं। अच्छा, जब को मुतालबा तस्लीम नहीं करता तो यकीनन फिर हमारी नाराजगी बजाय, ठीक है ना, और हम उससे यकीनन मौजूदा आने वाली हुकूमत से भी हमने आईनी जो अपनी एक पोजीशन वाजे की है कि हम आईनी तौर पे हम भी चाहते हैं कि अमेंडमेंट हो कि पूरे कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान के जो मेयर्स हैं उनको एम्पावर किया जाए, डायरेक्ट फंडिंग वफाक करे, ठीक है ना, और उनके जो आइन, जिस तरह आइन के अंदर वज़ीर आज़म के और वज़ीर आला के इख्तियारात वाज़े हैं, डिपार्टमेंट वाज़े हैं, कौन से उनके अंडर में आते हैं, ये मुझे सब पता है। साजिद अहमद साहब, इस पे पेशरफ्त क्या हुई है ये बता दें बस। अच्छा, देखिए, अभी बलौल जरदारी साहब की MQM की राब्ता कमेटी यानी कि खालिद मकबूल भाई सरबरा और राब्ता कमेटी के लोग मौजूद थे, डिप्टी कैबिनेट मौजूद थे, उनसे मुझे मुलाकात हुई है। कराची के उस इशूज को हमने छेड़ा है, उनके आगे रखा है, उनसे बात हुई है। और आपने देखा होगा जब वो आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर की तो बलाल भुट्टो ने भी कहा, जरदारी साहब ने कहा कि अगर कोई डेवलपमेंट के हवाले से, इशूज के हवाले से बात करता तो मुझे मजा आता है, तो मैं चाहता हूँ कि काम हो, ठीक है ना। हमने नेक नियति के साथ मुस्लिम लीग नून का भी साथ दे रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अभी जो सदर पाकिस्तान मोहतरम जरदारी साहब बने हैं, अल्लाह इनको कामयाब करे, इनका भी हमने साथ दिया।
लेकिन साथ देने का बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि कराची, हैदराबाद, अर्बन के मसाइल, ठीक है ना, और उनकी तरक्की, क्योंकि अर्बन हमारी डिमांड ये है और हमारा क्वेश्चन भी है, डिमांड ये है कि भाई ये शहर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, रेवेन्यू की मद में 4,000 अरब रुपए सालाना दे रहा है, सूबे को 95% दे रहा है। तो भाई साजिद अहमद साहब एक छोटा सा वक्फा लेने दें मुझे, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। गुफ्तगू वेलकम बैक। अच्छा साहिबजादा हामिद रजा साहब, मैं साजिद अहमद साहब की गुफ्तगू का जवाब तो ज़ाहिर है हुकूमती पार्टी देंगी। अच्छा ओके, राना एहसान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। चले, मुबारक हो, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, द प्राइम मिनिस्टर इज देयर, द चीफ मिनिस्टर इज देयर, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज आल्सो बीन इलेक्टेड टुडे। अब मैं बार मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं आजिज धामरा साहब, मैं उनसे ये सवाल कर रही थी, हर तरीके से, हर एंगल से मैंने उन्हें घेरने की कोशिश की, और मैं बार उनसे पूछती रही कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीएमएल की होगी या वो भी कुछ शेयर करेंगे। तो उन्होंने मुझे सारी बातों का एक बड़ा प्यारा सा गुलदस्ता पेश किया, जिसमें से मैंने एक फूल निकाल लिया, और वो ये है कि सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लीड कर रहे हैं इस कोalition को, और पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के साथ ये मुमकिन है कि ये कोalition इंटैक्ट है। तो हमारी ख्वाहिश तो बहरहाल रहेगी कि पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट को ज्वाइन करे, और हम ये उनको ऑफर देते रहेंगे। बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और देखें, बात ये है कि मुल्क जब इतने संगीन मसाइल से गुजर रहा हो तो तब किसी को तो स्टेप अप करना पड़ता है, और हमने ये फील किया कि इस वक्त हमारी मुल्क को ज़रूरत है, और आप सियासत में आते ही इसलिए कि आप आवाम को डिलीवर करें, और हम ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। और हम पुरुम्मीद हैं कि आने वाले अगर दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, तो महीनों में ज़रूर पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ शामिल हो जाएगी, तो बेहतर होगा। वरना हम अपना जो काम है अच्छी नीयत से आगे लेके चल रहे हैं। राना साहब ये बताएं कि आने वाले दिनों में जो काबीना है उस पर क्या अपडेट है? मतलब आज आपके जो चेयरमैन है पार्टी के नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कहा कि भाई जल्दी से काबीना को करें ताकि बस काम शुरू हो मुल्क का। तो क्या उसमें कोई ऐसे नाम जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखें, ये तो प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर साहब का है, वही फाइनल डिसीजन करेंगे। उससे पहले किसी का नाम लेना और फिर बाद में वो चेंजिंग होता है, तो बेहतर है कि काबीना इज ऑलमोस्ट फाइनल, वो अभी फाइनल फेजेस में है। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब हो सकता है कल, हो सकता है परसों, आने वाले चंद दिनों के अंदर, घंटों के अंदर जो है वो कैबिनेट का ओथ हो जाए। इसमें कोई रुकावट नहीं है, बस इसको फाइनल है कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है और कैसे आगे किस को, ये फाइनल स्टेजेस पे है अभी। फाइनल स्टेजेस पे। साहिबजादा हामिद रजा साहब, आपने मुझे ज्वाइन कर लिया दोबारा। वो जो आजिज धामरा साहब ने एक आपके टेक्निकल जवाब का, सवाल का एक टेक्निकल जवाब का एक और टेक्निकल जवाब दिया था, उस हवाले से आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल जैस्मीन साहब, और मुझे उम्मीद है कि अब आप यहाँ पर कम से कम मेरे लिए इलेक्शन कमीशन नहीं बनेगी। मैं नहीं बनूंगी, मुझे उतना टाइम देंगी जितना बाकी सबको मिला। बिल्कुल मिलेगा। मैं एक तो वजाहत कर दूं कि इलेक्शन कमीशन ने इन ग्राउंड्स के ऊपर हमें सीटें रिफ्यूज नहीं की कि वी आर नॉट अ पार्लियामेंट्री पार्टी। और दूसरी मैं एक बात की वजाहत और कर दूं कि आइन के अंदर वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। और पॉलिटिकल पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी की दो डेफिनेशंस ऑलरेडी आइन में मौजूद हैं, तो वहां पर पार्लियामेंट्री पार्टी का तज़किरा नहीं है। अगर एमडब्ल्यूएम के साथ भी अलायंस होता तो चूंकि लिस्ट उन्होंने भी जमा नहीं करवाई थी तो सलूक फिर भी ये होना था। दूसरी बात जो मैं आपको इंतहाई हम बताना चाहता हूँ, जिन ग्राउंड्स के ऊपर हमने अप्लाई किया था वो ये थी कि 2018 के अंदर केपीके के अंदर कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते और उन्होंने उस वक्त की अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बाप में शमूलियत इख्तियार की। उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ रीशेड्यूल किया बल्कि उनको नई एक खवातीन की नशिस्त भी अलॉट की।
सेम इसी तरीके से पंजाब के अंदर पीटीआई 2018 के अंदर अकलियती नशिस्तों के ऊपर अपनी लिस्ट जमा ही नहीं करवा सकी थी। देयर वाज नो लिस्ट इन पंजाब इन 2018, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको लिस्ट जमा कराने की न सिर्फ इजाजत दी बल्कि मखसूस नशिस्तें भी अलॉट की। इन्हीं और इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला भी मौजूद है। हमने इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर अप्लाई किया था। और आखिरी चीज मैं आपको अर्ज कर देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो हियरिंग थी वो रिकॉर्डेड होती है। अगर आप वो रिकॉर्डेड हियरिंग निकलवाए तो वहां पर आपको पता लगेगा कि जब अली जफर साहब ने ये कहा कि अगर ये सीटें हमें नहीं दी जाती तो किसी को नहीं दी जा सकती, वहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम मेंबरान इस मौक़िफ़ से इत्तफाक किया कि आइन के अंदर ये सीटें किसी और को नहीं दी जा सकती। आप उसकी हियरिंग की काइंडली रिकॉर्डेड कॉपी निकलवा के जरा तमाम मेंबरान के कमेंट चेक कर लें और उसके बाद आप फैसला कर लें। और अगर आइन में किसी जगह पर ये लिखा हो कि आप किसी पार्टी या इंडिपेंडेंट, अच्छा मेरा एक हाइपोथेटिक सवाल है, मेरा बड़ा एहतराम है आजिज़ दामरा के लिए, उनसे मेरा ये सवाल है कि केपीके के अंदर हम बहुत क्लियर नजदीक गए क्लीन स्वीप करते हुए, अगर वहां पर सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट जीत जाते, जो 14-15 सीटें रह गई थी वो भी हम जीत जाते, और फिर मुझे आप ये बताएं कि उन मखसूस नशिस्तों का क्या बनता? क्या फिर भी वो खाली न रहती? वो खाली ही रहती, वो नहीं दी जा सकती थी। तो मैं भी ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के बस में अगर हो तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान और बांग्लादेश की भी मखसूस नशिस्तें उठा के तो वो दे देनी चाहिए हुकूमती साथ को। हमें इस पर भी अब कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा साहिबजादा हामिद रजा साहब, मैं आप कह रहे थे ना कि बाप का आपने जिक्र किया था कि बाप 2018 में उसमें वो शामिल हो गए थे और यूं था, लेकिन आप ये भी भूल जाते हैं ना कि बाप में भी फर्क होता है। खैर एनीवे आगे चलते हैं। उस वक्त बाप कौन था और अब के बाप में बड़ा फर्क है। अपना बाप मानते हैं बस आप जैस्मीन भाई, मसला ये है कि हम असल बाप को ही अपना बाप मानते हैं जिसके तुम से हम पैदा हुए थे। हम किसी और को बाप मानते नहीं है। बस ठीक है, वो बाप जिनको बाप मानते हैं ठीक है, फिर उनको ऐसी सीटें मिलती हैं, वो उनको ऐसी सीटें मिलती हैं। चलें हामिद रजा साहब, अब आगे की कहानी बताएं, किस किस्म की पार्लिमानी सियासत करने जा रहे हैं? आज मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला कहा और उन्होंने एक डिमांड भी की। उन्होंने कहा जी बानी तहरीक इंसाफ को रिहा किया जाए, यानी कि कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए ताकि वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा हो और एक भरपूर ऑपोजिशन हो सके, हम डायलॉग कर सके और आगे बढ़ सके। तो इस हवाले से क्या बैकग्राउंड में कोई डिस्कशन, कोई बातचीत की उम्मीद है? क्योंकि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो वो है वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जानती हूँ पिछले 25-30 साल से कि उनका किस हल्के से ज्यादा ताल्लुक है। यास्मीन वैन, मेरा ख्याल है आप भी मिसिंग पर्सन में जाना चाहती हैं। 804 का नाम आपने ले लिया, मैं उसके ऊपर सिर्फ इतना कमेंट करूंगा। देखिए हमने तो एक स्टेप आगे बढ़ते हुए डेमोक्रेसी के लिए हमने ये फैसला किया था कि जिन हल्कों में धांधली हुई है हम वहां पर अपना केस अदालतों के अंदर और ट्रिब्यूनल्स के अंदर लड़ेंगे एंड वी विल बी द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हम एक स्टेप आगे बढ़ते हुए पार्लियामेंट का हिस्सा बने, पार्लियामेंट के अंदर आए, लेकिन उसके बाद न सिर्फ रिजर्व सीट्स हमसे छीन ली गई बल्कि हमारी जीती हुई सीटों को ओथ वाले दिन जिस वक्त एमएनएज ओथ ले रहे थे उनको उनकी एब्सेंस के अंदर रिकाउंटिंग करके हरवा दिया गया। जब आप किसी इंसान को इस हद तक दीवार के साथ लगा देंगे कि आप उसके विक्टिमाइज करते हुए ये भी भूल जाएंगे कि वो आवाज उठाने वाला बंदा कौन है। जो कुछ पंजाब में हो रहा है हमारे साथ, जो अब नॉर्थ के साथ इस वक्त पंजाब में करने की कोशिश की जा रही है, मैं आपको डिटेल दूं तो इंतहाई खौफनाक है। उसके बाद अगर आप हमसे ये उम्मीद रखें कि जनाब हम वहां पर फ्रेंडली रोल प्ले करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। जो आपने मोमेंटम पहले 4 दिन कौमी असेंबली का देखा, ये मोमेंटम शिद्दत के साथ आगे आएगा। देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। आप हमारे जायज मैंडेट को तस्लीम करें, हमारे जायज मुतालबात को तस्लीम करें, 100 बिस्मिल्लाह। हम अपना एक रीजनेबल किरदार अदा करते हुए, मुखालफत करते हुए पार्लियामेंट को चलाने में अपना रोल प्ले करेंगे। मगर अगर आप जो कुछ कर रहे हैं हमारे साथ ये जारी रखेंगे तो आई कैन अश्योर यू वन थिंग, कौमी असेंबली तो नहीं चलने वाली। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। चलो जी, एक बहुत ही जिम्मेदार बयान आ गया। अब क्या करना है राना एहसान साहब? बड़ी सिंपल सी बात है कि जो इनके प्रॉब्लम्स हैं, जो इनके इश्यूज हैं, वो हुकूमत वक्त से तो नहीं है, वो सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हैं या अदालतों से हैं। तो ये उस तरफ रुख करें और मुल्क तो आगे चलेगा। असेंबली भी अपना काम इन्होंने मुल्क की बात नहीं की, इन्होंने कहा असेंबली तो ऐसे नहीं चलने देंगे हम। ये देखिए असेंबली भी चलेगी,
हुकूमत भी चलेगी, मुल्क भी आगे बढ़ेगा। अब इन्होंने सोचना है कि इनके जो मुतालबात हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हैं या अदालतों से जो इनके इश्यूज हैं उनको बेसिस बना के इन्होंने जमहूरियत के अंदर रुकावट डालनी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी करनी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फैलानी है या मुल्क को आगे बढ़ने देना चाहिए। इनको पूरा हक है, एहतजाज का भी है, हर चीज का हक है, लेकिन अगर ये कानून को हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली फिर उसका जवाब कानूनी तौर पे दिया जाएगा। मुल्क आगे बहरहाल चलेगा, हमारी ख्वाहिश है ये भी आगे चलें। जो इनके मुतालबा जिन अदारों से हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस से हैं, मैं ECP और चले राना साहब इनको तो आप लोग टैकल कर ही लेंगे, इनके साथ तो जो हो रहा है वो तो हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन बहरहाल सवाल ये पैदा होता है मौलाना साहब का अब क्या करना है? मौलाना साहब से हमारी क़यादत राब्ते में है और मौलाना साहब को तो हमने उनके भी इश्यूज जो हैं वो इलेक्शन उनका सबसे बड़ा इशू तो आज रिजॉल्व हो गया ना, मतलब है वो जो आपने वादा उनसे किया था और फिर सदर का ओहदे की जिम्मेदारी आपने माशाल्लाह से जरदारी साहब के हवाले कर दी, तो वो उम्मीदवार तो वो थे, तो ये तो जाती उम्र में उनसे वादा हुआ था, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अब वो आपके साथ दोबारा पैचअप करेंगे? नहीं देखें, बात ये कि वादा मुझे तो नहीं पता अगर वादा हुआ था या अगर कोई ऐसी बात हुई भी थी तो इलेक्शन के रिजल्ट जब आए तो उसके बाद सिनारियो चेंज हो गया ना जी। अगर कोई ऐसी, पहली बात तो ये मैं इस चीज की तस्दीक नहीं कर सकता कि कोई हमने इस तरह की कमिटमेंट की थी, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे बात कर ली जाए कि की भी थी, तो जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, जिस तरह का मैंडेट, स्प्लिट मैंडेट आया, तो फिर जो कॉम्बिनेशन बनना था हुकूमत चलाने के लिए उसके अंदर ये बड़ा फैक्टर इन होना था कि किस जमात के पास कितनी सीटें हैं और कैसे मामला आगे चलेंगे। तो ये नई हकायक के साथ ही आगे आपने बढ़ना है ना। तो मौलाना साहब को मेरे ख्याल से ये इस चीज का इदराक हो जाएगा कि जो अब हकायक इस्टेब्लिश हो चुके हैं उसके साथ मुल्क को आगे बढ़ना है और उन हकायक को तस्लीम करके आगे बढ़ लिया जाए, बजाय कि वो भी रुकावट डालें। बहरहाल हमारे वो साथी हैं और हम उनको बिल्कुल मनाने की कोशिश करते रहेंगे, उनसे बातचीत और राब्ते की भी जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। ठीक, ज़मीर हैदर साहब, ये राब्ते और सिलसिले मुझे लगता है 5 साल तक ही जारी रहेंगे, क्योंकि ये रूटने बनाने का खेल जो है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ये तो अभी मतलब शुरुआत है, अभी ये काफ़ी सादी मामलात ऐसे चलेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं एक ऑपोजिशन है, वो जो आपने ट्रेलर तो देख ही लिया, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई और उसके बाद हुल्लड़बाजी, यहाँ तक कि हाथापाई भी होने लगी थी। वो शेर अफजल मरवत साहब बाहर आके उन्होंने कहा कि बहुत गलीज ज़बान इस्तेमाल हुई और मैं तो मारने वाला था लेकिन बचत हो गई, यानी कि उनकी और अता तारर साहब की। तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, मुझे लगता है ये चलता रहेगा, तो फिर असेंबली कैसे चलेगी ये बताएं। देखें, ये वो हल्की फुल्की जो टक पक है ना, ये लगी रहेगी। और देखें, जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद में जो शामिल हुए हैं वो PTI के लोग, वो एक गुस्सा उनके अंदर है। उनका जो वोटर है वो ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये अपनी आवाज को खामोश कर दें पार्लियामेंट में कि जी हमारा मैंडेट नहीं, मतलब चोरी जो हुआ है उसके मुतालिक जो डिमांड है उसको वो बस एक हल्का फुल्का रखें। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने वोटर को पूरा अपने साथ इंटेक्ट रखना है, जो कि ऑलरेडी गुस्से में है, वो कहता है कि जी मैंने तो वोट डाला था बैलेट बॉक्स में, ये इस शख्स को जो आजाद था, PTI बैक था, लेकिन रिजल्ट जब निकला तो वो मुख्तलिफ निकला, तो वो नाराज है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक चीज ये भी मेंटेन करनी है और दूसरा असेंबली में भी रहना है, हुकूमत को भी चलने देना है। तो ये चलता रहेगा, लेकिन ये उस नहज तक नहीं जाएगा जहां तक ये आप लोगों को ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जी चलने ही नहीं देंगे। और दूसरा ये कि अब तो उनको मसला ही कोई नहीं है, बजट वो पास करवा सकते हैं, इनकी कोई शोर शराबा या उनको इनके वोट की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, बस सिर्फ चीखों पुकार चलती रहेगी। बहुत सारी चीजें हैं जो इनके पास, ये डेफिनेटली इनकी मजबूरी है ये करना, क्योंकि इन्होंने अपने वोटर को जो गुस्से में है उसका गुस्सा बरकरार रखना है। और वो एक ही तरीका है कि ये पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर एहतजाज जारी रखें जो इंतखाबात का नतीजा आया है। एक चीज। दूसरी चीज जो आपने आजिज धामड़ा से बार बार पूछी थी, वो बड़ी दिलचस्प बात है। अभी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, ये पिछले 16 माह कैबिनेट का हिस्सा रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत से जिस तरह ही टाइम खत्म हुआ, बाहर आके इन्होंने तनकीद, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि जी ये जितना भी मुश्किल वक्त आवाम पर है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये बिलावल साहब ने कहा और उन्होंने फिर डार साहब पे भी तनकीद की, इनके ऊपर तनकीद की। अब जब आप उनसे पूछते हैं कि जी एटलीस्ट आपने सपोर्ट दी हुई है, आप मेजर सपोर्ट आपकी है इस वक्त जो हुकूमत है वफाक में,
और आप अगर काबीना में नहीं हैं तो आप क्या फिर दोबारा अपने आप को इस जिम्मेदारी से बरी जमा कर लेंगे? क्योंकि मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ये राना एहसान अफजल साहब अब ये पिछले 4 दिन से मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, 5 दिन इन्होंने डेली मीटिंग अटेंड की है। जितनी भी इकोनॉमिक इश्यूज पे हुए हैं ये मेरे से बेहतर जानते हैं कि ये बहुत बड़े चैलेंजेस इनके सामने हैं और बहुत मुश्किल डिसीजंस अभी लेना बाकी है। जी बिल्कुल लेना बाकी है। नहीं अभी तो डिसीजंस लिए ही नहीं है। लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जमात। अच्छा देखिए ये बड़ी मैंने कहा अभी तो डिसीजन सर लिए कहाँ हैं? अभी तो डिसीजंस लेना शुरू होंगे। अभी तो सिर्फ ये फैसला करना था ना कि ये मुश्किल हुकूमत वही कह रहा हूं। हाँ, मुश्किल हुकूमत ने गले में डाले या ना डाले। अब एक इंटरेस्टिंग मैं वही कह रहा हूं। और जैस्मीन एक छोटा सा सवाल था कि अभी हमने देखा निगहबान थैला एक आया रमजान पैकेज का। निगहबान थैला पंजाब में मरियम नवाज साहिबा ने, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो उसका इनॉग्रेशन की। ये एक थैला है जिसमें राशन है गरीब के घर तक। उस पर मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई है। मैंने ये राना एहसान अफजल साहब से पूछना था कि ये क्या शरीफ फैमिली के अपनी जेब से ये थैले बने हैं या ये पंजाब हुकूमत के पैसे से हैं? क्योंकि ये एक सवाल है। क्योंकि प्रोबेबली मुझे कोई एतराज नहीं है, माशाल्लाह लगनी चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, लेकिन शायद कुछ लोगों का ये ख्याल होगा कि हमारे टैक्सपेयर का पैसा आप एक इंडिविजुअल। ठीक है सर, आपका सवाल आ गया बिकॉज़ वी डोंट हैव मच टाइम। तो राना एहसान साहब इफ यू कुड क्विकली इस पे आप जवाब दे सके। देखिए इकोनॉमिक चैलेंजेस के ऊपर नहीं सर, वो कह रहे हैं वो जो थैला गरीब के घर पहुंचाना है आपने, उस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई है। तो क्या ये पाकिस्तान के टैक्स का पैसा है या शरीफ फैमिली अपने घर से ये थैले बनवा रही है? नहीं देखें, बात यह है कि उस पे हुकूमत पंजाब लिखा हुआ है और PMLN की हुकूमत है। और अगर जो कायद हैं PMLN के, उनका इमेज भी अगर डाला गया है तो इस पे डिबेट हो सकती है कि ये ठीक है या नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि ये हमारे जेबों से पैसे हैं, ये अवाम का पैसा है। हुकूमत पंजाब है और PMLN हुकूमत है, तो इसके अंदर इसको इतना बढ़ा देना कि ये कोई हम अपनी जेब से खर्चा करें। जस्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम ज़मीर हैदर साहब, सो लेट्स टेक क्वेश्चंस, विल कीप ऑन कमिंग, वी हैव रियली नो टाइम टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।